Hello everyone, welcome to Learn with Radha. In this video, we will talk about the next chapter, chapter 3 of class 10 NCERT, and chapter name is Metals and Non-Metals. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या हैं। मेटल्स जो हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। सो दीज आर ऑल मेटल्स। इनकी कुछ पर्टिकुलर डिस्टिंग्विशेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि मेटेलिक लस्टर, यानी कि उनका शाइनिंग सरफेस होता है। अगर आप किसी भी मेटल को देखिए उसके प्योर स्टेट में, तो वो हमेशा चमकता रहता है, शाइनिंग सरफेस होता है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। उनको हम जब बीट करेंगे, जब उनको हैमर से हम बीट करेंगे, तो वो टूटेंगे नहीं, ब्रेक नहीं होंगे, ब्रिटल क्योंकि वो नहीं होते हैं, वो शीट्स में थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। एक और एबिलिटी है, एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की, डक्टिलिटी, यानी कि वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेटल्स में सबसे ज़्यादा जो डक्टाइल मेटल है वो है गोल्ड। मेटल्स जो हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो मेल्टिंग पॉइंट्स भी हाई हैं और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट जो है वो है सिल्वर एंड कॉपर। लेड एंड मर्करी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है, लेड एंड मर्करी ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। The metals that produce the sound on striking a hard surface are said to be sonorous. तो metals पे अगर आप कुछ भी स्ट्राइक करेंगे तो उसमें से एक साउंड आएगी, स्ट्राइकिंग कुछ साउंड आती है, शार्प साउंड आती है, इसलिए मेटल्स जो हैं वो सोनरस होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि मेटेलिक लस्टर, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, हाई melting point, good conductors of heat, they are sonorous. So these are some physical properties of metals. Now what are non-metals? Examples of some non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen. तो ये या तो सॉलिड्स होते हैं या गैसेस होते हैं, बट ब्रोमीन जो है ये लिक्विड है। ब्रोमीन नॉन मेटल है फिर भी लिक्विड है। All other non-metals are either solids or gases. Now some physical properties of metals and non-metals with exceptions. All metals except mercury exist as solids at room temperature. Metals have high melting points, but gallium and cesium have very low melting points. तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, which two metals have low melting points? So the answer would be gallium and cesium. ये metals होते हुए भी इनका low melting point होता है, और हमने पढ़ा था कि metals की high melting point होती है, but gallium and cesium की low melting point है। और mercury metal है but वो solid नहीं होता, वो room temperature पे liquid form में होता है। आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ लस्चरस। तो हमने देखा था मेटेलिक लस्टर जो है मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, उनकी शाइनिंग सरफेस होती है, बट आयोडीन जो है वो नॉन मेटल होते हुए भी लस्चरस है। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। ईच फॉर्म इज़ कॉल्ड एन एलोट्रॉप। तो कार्बन जो है नॉन मेटल है, वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, और इस फॉर्म्स को हम बोलते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। सो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, विच आर द टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, नेम टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो आपका आंसर होगा डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड की प्रॉपर्टी है, इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एंड हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है, उसकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। ग्रेफाइट जो है
which is another allotrope of carbon, is a conductor of electricity. तो graphite जो है it is a conductor of electricity. Alkali metals like lithium, sodium, potassium are so soft that they can be cut with a knife. They have low densities and low melting points. तो एल्कली मेटल्स कौन से हैं? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं. इनकी डेंसिटीज़ काफ़ी कम होती हैं और मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी कम है. मेटल्स होते हुए भी इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, डेंसिटी लो है. कार्बन जो है नॉन मेटल होते हुए भी उसका एक एलोट्रॉप ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और डायमंड की हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है. आयोडीन नॉन मेटल होते हुए भी मेटल की प्रॉपर्टी है, दैट इज इट इज लस्ट्रस. नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर, जब हम मेटल्स को बर्न करेंगे एयर में तो किस तरह का रिएक्शन होगा? ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. तो हमने ये लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि मेटल्स को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, जब हम उनको बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी गेट मेटल ऑक्साइड. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, अ ब्लैक ऑक्साइड. सो कॉपर का कलर जो है वो ब्राउन है, बट जब हम उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और उसका कलर ब्राउन से होके ब्लैक हो जाता है. तो कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक. सिमिलरली एल्यूमिनियम को जब हम बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. कैसे हम बेसिक बोल सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक हैं नेचर में? क्योंकि जब हम उनको एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है. बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर. हमें पता है कि मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक होते हैं, बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ और बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं. So these type of metal oxides which react with both acid as well as bases to produce salts and water is known as amphoteric oxides. Amphoteric oxides क्या होते हैं? वो metal oxides जो वो acid के साथ भी react करेंगे और bases के साथ भी react करेंगे to produce salts and water. तो यहाँ पर एल्यूमिनियम और जिंक का एग्जाम्पल लिया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का. तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम रिएक्ट कराएंगे एसिड से तो हमें मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड विच इज़ अ सॉल्ट प्लस वाटर. एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस, it when we react these two we get sodium aluminate plus water. So sodium aluminate is a salt. मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर. तो मेटल ऑक्साइड्स जो हैं दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज. बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एल्कलीज. मेटल ऑक्साइड्स जो हैं हमें पता है कि वो बेसिक होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर और वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे. बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एल्कलीज. सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलीज. तो सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, potassium oxide plus water gives potassium hydroxide. So sodium hydroxide and potassium hydroxide is they are alkalis when metals react with water. यहाँ पर हम और कुछ मेटल्स का एग्जाम्पल लेंगे जैसे कि पोटेशियम एंड सोडियम. अब इनको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, एयर में रखेंगे तो ये विगरसली रिएक्ट करते हैं, ये तुरंत जलने लगते हैं, इसलिए हम इनको केरोसिन ऑयल में प्रिजर्व करते हैं.
अगर हम इनको अगर पोटेशियम और सोडियम इतने रिएक्टिव होते हैं, अगर हम इनको एयर के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये तुरंत इनमें आग लग जाती है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, दे आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। तो ये वाले जो मेटल्स हैं इनको अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एयर में लेकर आएंगे तो इन पर एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म हो जाती है। द प्रोटेक्टिव लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। तो एक मेटल, ये जो ऑक्साइड की लेयर है, इनको फर्दर ऑक्सीडेशन में प्रिवेंट करती है। Iron does not burn on heating, but iron fillings burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner. तो आयरन जो है जब हम इसको हीट करेंगे तो वो बर्न नहीं होता, बट आयरन फिलिंग्स जो हैं ये विगरसली बर्न होती हैं। कॉपर डज नॉट बर्न, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो हमने देखा था कॉपर को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं एयर में, जब हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है जो ब्लैक कलर का होता है। तो वैसे तो वो बर्न नहीं होता, बट उसका कलर चेंज हो जाता है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि पोटेशियम और सोडियम विगरसली रिएक्ट कर रहे हैं, ये थोड़े कम रिएक्ट कर रहे हैं, ये और भी कम रिएक्ट कर रहे हैं, और ये नॉन रिएक्टिव हैं। तो ये किस लिए हो रहा है वो आगे हम देखेंगे। एक रिएक्टिविटी सीरीज़ में हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब हम देखते हैं व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर के साथ किस तरह का रिएक्शन होता है। Metals react with water and produce metal oxide and hydrogen gas. Metal oxides that are soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxide, but all metals do not react with water. तो जो metals, पहली बात तो जब मेटल्स रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा, बट सारे मेटल्स जो हैं वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और वो फर्दर फॉर्म करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हमने देखा था पोटेशियम और सोडियम एयर के साथ भी विग्रेसली रिएक्ट कर रहे थे, यहाँ पर भी कोल्ड वाटर में वो वायलेंटली रिएक्ट कर रहे हैं। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। तो इतना वायलेंटली रिएक्ट करते हैं पोटेशियम एंड सोडियम की उसमें इतनी हीट जनरेट होती है कि वो फायर उसमें आ जाती है, वो जलने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे। सो पोटेशियम व्हेन रिएक्ट विद वाटर गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी। सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज जनरेटेड, सो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. Sodium also, when react with water, it gives sodium hydroxide plus hydrogen plus heat energy. So this is an experimental setup where a metal sample is taken in this test tube and glass wool soaked in water, and when it is heated it reacts and hydrogen gas is collected in the form of bubbles here. So this is how the reactions are being carried out. The reaction of calcium with water is less violent. The heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire. तो सोडियम और पोटेशियम में हमने देखा कि रिएक्शन वायलेंट था, कैल्शियम में इट इज़ लेस वायलेंट, और हीट जो इवॉल्व हुई इट इज़ नॉट सफिशेंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। तो फायर इसमें नहीं, आग नहीं लगती है। कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. Calcium starts floating because the bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of the metal. तो कैल्शियम यहाँ पर जो है वो फ्लोट करता है और बबल्स जो हैं हाइड्रोजन गैस के वो उस पर स्टिक हो जाते हैं मेटल के सरफेस पर. मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर. तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है, नेक्स्ट मेटल जो है मैग्नीशियम, वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन.
It also starts floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to the surface. तो हाइड्रोजन गैस सब में इवॉल्व हो रही है जब वो वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है मेटल के सरफेस पे अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से वो फ्लोट करते हैं. Metals like aluminium, zinc and iron do not react with either cold or hot water. यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम और मेटल्स इस नीचे आए और मेटल्स की तरफ आए, तो ये रिएक्टिविटी के बेसिस पे होता है. आगे हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़. तो पहले हम देखते हैं कुछ ऐसे मेटल्स जो ना कि कोल्ड वाटर ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक. ये स्टीम के में रिएक्ट कर रहे हैं. वाटर ही है जो स्टीम की फॉर्म में है, उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. सो एल्यूमिनियम एंड आयरन व्हेन रिएक्ट विद वाटर they give hydrogen gas and they react with the water in the form of steam. तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल रहा है, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड मिल रहा है. Metals such as lead, copper, silver and gold do not react with water at all. तो यहाँ पर जो ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं. तो रिएक्टिविटी सीरीज़ अगर हमें जब पता होगा तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन से मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करेंगे और कौन से मेटल्स रिएक्ट नहीं करेंगे. व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, तो अब क्या होगा, जो मेटल्स जब हम एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन मिलेगा एज प्रोडक्ट. हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड. बट यहाँ पर जो एसिड जो है, हमने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही लिया है. यहाँ पर नाइट्रिक एसिड से अगर हमने रिएक्ट करवाया मेटल को तो हमें सॉल्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी नाइट्रोजन ऑक्साइड. तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी. इधर हमें यहाँ पर जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट कर रहे थे, वो डाइल्यूट एसिड जो है HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है. बट इन केस हमारे पास नाइट्रिक एसिड होगा तो हमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी वहाँ पर क्यों नहीं होगी, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये हाइड्रोजन गैस को जो भी इवॉल्व हुई है उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा वो हाइड्रोजन, और वो खुद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कुड बी N2O, NO, NO2. इस फॉर्म में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो सकते हैं. मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. तो मैग्नीशियम एंड मैंगनीज जो है ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और इवॉल्व करेंगे हाइड्रोजन गैस. The rate of formation of bubbles was the fastest in the case of magnesium. The reaction was also the most exothermic in this case. तो यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया था एसिड को, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, प्लस उसमें बबल फॉर्मेशन जो था, बबल फॉर्मेशन वो हाइड्रोजन गैस के होते हैं, वो फास्टेस्ट थे इन केस ऑफ मैग्नीशियम. तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर. सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन. तो मैग्नीशियम जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन गैस को वहाँ पर इवॉल्व हो रही है. और ये रिएक्शन जो है मोस्ट एक्सोथर्मिक है, एंड बबल फॉर्मेशन जो हाइड्रोजन गैस के बबल फॉर्मेशन होते हैं वो भी फास्टेस्ट हैं इन केस ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम जो है जो रिएक्टिविटी इसकी सबसे ज़्यादा है. इन केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज. तो कॉपर के केस में कोई रिएक्शन नहीं था, बबल फॉर्मेशन भी नहीं था. दिस शोज़ दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, व्हेन मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स. तो मेटल ए लिया है हमने, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी, तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी. ये हम इस एक्सपेरिमेंट से समझते हैं.
यहाँ पर हमने दो सॉल्ट सॉल्यूशन लिए हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने आयरन नेल डाला है और हमने आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर वायर इमर्ज किया है। तो जब हम थोड़ी देर बाद इस आयरन नेल को निकालेंगे तो उसका कलर ब्राउनिश हो जाता है। क्यों? और यहाँ पर हमने कॉपर वायर लिया है। तो हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो फेड हो जाता है और आयरन में ब्राउनिश कोटिंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। Reactive metals can displace less reactive metals from their compounds in solution or molten form। तो reactive metals जो हैं वो displace करते हैं less reactive metals को। यहाँ पर हम देखते हैं reactivity series। सबसे ज़्यादा reactive जो है वो है पोटेशियम, then sodium, then calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver and gold is the least reactive metal। So ये जो reactivity series है ये आपको learn करनी पड़ेगी। ये आपको learn करनी पड़ेगी reactions को, displacement reactions को समझने के लिए, और भी reactions जो हैं जहाँ पर एक salt दूसरे सॉल्ट से, दूसरे मेटल से रिएक्ट कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और वो इस सॉल्ट सॉल्यूशन को रिप्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी। व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं तो किस तरह के रिएक्शन होते हैं। हमें पता है नोबल गैसेस जो हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, जिनकी वैलेंस शेल जो कंप्लीट है, फिल्ड है, कम्प्लीटली फिल्ड है, वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और उनकी जो केमिकल एक्टिविटी है वो भी बहुत कम होती है। बट रिएक्टिविटी एलिमेंट्स की कैसे कैसे ज़्यादा होती है? जब उनका जो वैलेंस शेल है वो इनकम्प्लीट होता है और उनको कंप्लीट करने के लिए उनकी जो टेंडेंसी है वो उस पे बेस्ड होती है उनकी रिएक्टिविटी। यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा यानी कि उसकी वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होगी, इसीलिए वो रिएक्टिव है, क्योंकि उसको अपनी वैलेंस शेल को कंप्लीट करना है, फिल करना है, इसलिए उसके अंदर रिएक्टिविटी होती है। उसकी टेंडेंसी होती है कि वो दूसरे मेटल के साथ कंबाइन करे और अपना ऑक्टेट यानी कि अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करे। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर नोबल गैसेस हैं हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। इनका अगर आप वैलेंस शेल देखेंगे तो कम्प्लीटली फिल्ड है। हीलियम का के शेल है, कम्प्लीटली फिल्ड है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, नेक्स्ट शेल में 8 और फर्दर 8 आते हैं, तो इनका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट है। मेटल्स सच एज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं पोटेशियम एंड सोडियम। क्यों? क्योंकि इनकी वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है। वैलेंस शेल में लास्ट जो शेल है इसमें बस 1 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली सोडियम में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी टेंडेंसी होती है कि जल्दी से जल्दी अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें और अटेन करें कंप्लीट वैलेंस शेल। तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। नॉन मेटल्स में भी इनकम्प्लीट वैलेंस शेल होता है, जैसे कि नाइट्रोजन में 5 हैं, 8 होने चाहिए, ऑक्सीजन में 6 हैं, फ्लोरीन में 7 है, फॉस्फोरस 5, सल्फर 6, क्लोरीन 7। तो इनको भी अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना है।
तो जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे तो किस तरह से करते हैं, यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और उसको लूज़ करना है अपना ये इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 है, 3, 4, 5, 6 एंड 7। उसको ऑक्टेट अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ से वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेगा, तो इसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो उसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम सोडियम क्लोराइड लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से बॉन्डिंग हुई है इसमें। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्लोरीन को दिया है, क्लोरीन ने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए उसके पास नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसे लूज़ करने हैं, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको लूज़ करने हैं। क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, तो क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन्स, हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था कि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट यहाँ पर 2 है, तो दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, दोनों क्लोरीन कंप्लीटली फिल हो जाएंगे। तो इस तरह से चार्ज आएगा दोनों पे, इसलिए Na प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस Cl2 माइनस। इस तरह से हम समझेंगे कि आयंस कैसे आए हैं इनके ऊपर। क्योंकि इनके पास आयन का फॉर्मेशन हुआ है, चार्जेस आए हैं, तो इसलिए हम इनको आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और ये आयनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म हुए हैं? द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। तो मेटल NaCl के केस में सोडियम था और क्लोरीन था नॉन मेटल। सिमिलरली मैग्नीशियम जो था वो मेटल था और क्लोरीन नॉन मेटल। तो इस तरह से जब ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स की, जैसे कि फिजिकल नेचर दे आर हार्ड एंड सॉलिड। हार्ड और सॉलिड क्यों है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आयंस के बीच में, चार्जेस के बीच में, वो स्ट्रॉन्ग होता है, और इसलिए जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर इन पे अप्लाई करते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स लगा हुआ है। सॉल्युबिलिटी, दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स। वाटर में सॉल्युबल इसलिए हैं क्योंकि वाटर को भी हम आयंस में ब्रेक कर सकते हैं, और ये भी आयंस में ब्रेक होके वाटर के आयंस के साथ कंबाइन हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स इसमें होते हैं, और जब हम वाटर के साथ इनका सॉल्यूशन बनाते हैं, किसी भी आयनिक कंपाउंड का जब हम वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं तो आयंस फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मूव करते हैं इलेक्ट्रोड से, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन से पास होती है। बट अगर ये सॉलिड स्टेट में है, आयनिक कंपाउंड्स अगर सॉलिड स्टेट में है, तो क्योंकि उनके पास इंटर आयनिक फोर्स है, अट्रैक्शन है, तो उसकी वजह से वो ब्रेक नहीं होंगे आयंस में और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयनिक कंपाउंड्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म? तो आंसर होगा नो। दे ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर डिजॉल्व इन वाटर, दे आर ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन, और व्हेन दे आर इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट में भी वो फ्रीली मूव करेंगे, और चार्जेस क्योंकि फ्री होंगे और मोल्टन स्टेट में उनके स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएंगे,
बिकॉज ऑफ हीट, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट है अकरेंस ऑफ मेटल्स। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ्स क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं? जो भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो अर्थ क्रस्ट में हमें मिलते हैं वो मिनरल्स हैं। बट कुछ मिनरल्स जो होते हैं उसमें कुछ पर्टिकुलर मेटल बहुत ज़्यादा होता है, और उन मिनरल्स को हम बोलते हैं ओर्स, और उन ओर्स से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स किस तरह से होता है? तो हमें पता है मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज़ में सबसे नीचे होते हैं, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड कॉपर, दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड्स को ओर्स। तो सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स में सिल्वर और कॉपर होते हैं, बाकी गोल्ड, प्लैटिनम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है और वो फ्री स्टेट में होते हैं। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द सीरीज़, एक्टिविटी सीरीज़ में जो सबसे ऊपर थे, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव थे और ये फ्री एलिमेंट्स में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये किसी भी एलिमेंट से कंबाइन कर लेते हैं। और मिडल में जो एक्टिविटी सीरीज़ के मिडल में जो मेटल्स थे, जैसे कि जिंक है, आयरन, लेड, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। और ये जो अर्थ क्रस्ट में ये जो मिनरल्स होते हैं ये ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में होते हैं। द ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स। ज़्यादातर मेटल्स जो हैं ऑक्साइड्स की फॉर्म में होते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इट इज़ फाउंड अबंडेंटली इन ऑन द अर्थ। ये फ्लो चार्ट है जिसको हम समझेंगे कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता है, फिर फर्दर उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम क्या क्या करते हैं जिससे कि हमें फाइनली मेटल हम ऑब्टेन कर सकें। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है। सबसे पहले हम देखेंगे मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे, उसके बाद जो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी है उसका जो भी मेटल्स हैं इस ग्रुप में जो आते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद ये आयंस फॉर्म में टूट जाते हैं और हमें प्योर मेटल मिल जाता है। मीडियम रिएक्टिविटी में क्या होता है, वो ओर या तो कार्बोनेट ओर के फॉर्म में होंगे या सल्फाइड ओर के फॉर्म में। कार्बोनेट ओर के फॉर्म में अगर होंगे तो हमें कैल्सिनेशन करना पड़ेगा, सल्फाइड ओर के लिए हमें रोस्टिंग करनी पड़ेगी। और ये दोनों टर्म्स क्या हैं, इनमें क्या होता है, कि हम आगे देखेंगे। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होती है। आफ्टर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग बेसिकली इसमें हम हीट अप करते हैं कि एक्सेस ऑफ एयर में और लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में हीटिंग करते हैं मेटल की, तो हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। फिर मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन को भी तो हमें हटाना है, हमें मेटल चाहिए क्योंकि, तो मेटल ऑक्साइड से ऑक्साइड हटाने के लिए, ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हम उसका रिडक्शन करते हैं। फिर रिडक्शन करने के बाद हमें फाइनली प्यूरिफिकेशन करना होता है और फिर हमें मिलता है मेटल इन इट्स प्यूरिफाइड फॉर्म। जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं जैसे कि जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो ये सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में होते हैं। इनका हम रोस्टिंग करते हैं। बेसिकली सल्फाइड ओर के लिए हम हमेशा रोस्टिंग करते हैं और कार्बोनेट ओर के लिए कैल्सिनेशन। तो यहाँ पर ये एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ सल्फाइड की फॉर्म में, सल्फाइड ओर की फॉर्म में। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, रोस्टिंग करनी है। देन वी गेट मेटल एंड फाइनली वी रिफाइंड इट। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। अब एनरिचमेंट कैसे करते हैं। ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एक्सेट्रा कॉल्ड गैंग। तो हमें जब भी हमें ओर मिलता है, हमें प्योरीफाइड फॉर्म में नहीं मिलता है, प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। उसके साथ ये सारी जो चीज़ें हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, लाइक जैसे कि सॉल्ट, सैंड, ये भी होती हैं। तो इसको हम बोलते हैं। और इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए क्या बेसिकली फ़िज़िकल चीज़ें हैं जो हमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं गैंग की और ओर की, उसके बेसिस पे हम इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं।
एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके लिए हम क्या करते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम सिर्फ हीट करते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव हैं, जैसे कि मरकरी का जो ओर है वो है सिनेबार, इसका फॉर्मूला है HgS। इसको जब हम हीट करेंगे एयर में, इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्करिक ऑक्साइड। मर्करिक ऑक्साइड इज़ देन रिड्यूस टू मर्करी ऑन फर्दर हीटिंग। तो बस हम इसको हीटिंग से ही प्योर मेटल के फॉर्म में हम ले आएंगे, जो ऐसे मेटल्स जो लीस्ट रिएक्टिव हैं। कॉपर विच इज़ फाउंड एज कॉपर, ये भी सल्फाइड ओर में ही होता है, सल्फाइड ओर की फॉर्म में Cu2S, और इसको भी हम हीटिंग से ही प्योर फॉर्म में ले आएंगे। पहले कॉपर सल्फाइड को हम हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा। फिर फर्दर हम इसको हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉपर इन इट्स प्योर फॉर्म। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़। तो ऐसे मेटल्स जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, जैसे कि आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, तो ये जो हैं ये सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर की फॉर्म में होते हैं। तो हमें रिडक्शन से पहले इन मेटल सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स को मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना होता है। तो रोस्टिंग, जैसे कि मैंने पहले बताया, रोस्टिंग हम किस लिए करते हैं, सल्फाइड ओर्स के लिए करते हैं। तो सल्फाइड ओर्स जो हैं ऑक्साइड्स में कब कन्वर्ट होंगे, जब उनको हम हीट करेंगे स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो ये जो टर्म है ये आपको याद रखना पड़ेगा कि रोस्टिंग में सल्फाइड ओर को हम एक्सेस एयर में हीट करते हैं, और कैल्सिनेशन में, जो कि कार्बोनेट ओर के लिए, कैल्सिनेशन कार्बोनेट ऐसे लर्न कर सकते हैं आप, कैल्सिनेशन कार्बोनेट, कैल्सिनेशन जो है हम कार्बोनेट ओर के लिए यूज़ करते हैं। कार्बोनेट ओर को हम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं जब उनको हीट करते हैं हम लिमिटेड एयर में। यहाँ पर रोस्टिंग में हम एक्सेस एयर ले रहे थे, हीटिंग वहाँ पर एक्सेस एयर में हो रही थी, कैल्सिनेशन में हम लिमिटेड एयर लेते हैं। तो इस तरह से होता है रोस्टिंग। जिंक सल्फाइड व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन in excess air and we heat it in excess air, we get zinc oxide plus sulfur dioxide। जिंक कार्बोनेट, ये कार्बोनेट ओर है, उसको जब हम हीट करेंगे लिमिटेड एयर में तब हमें मिलेगा जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। हमने यहाँ पर कैल्सिनेशन क्यों किया, क्योंकि ये कार्बोनेट ओर है, जिंक कार्बोनेट कार्बोनेट ओर है, जिंक सल्फाइड सल्फाइड ओर है, इसलिए हमने यहाँ पर रोस्टिंग की, यहाँ पर कैल्सिनेशन किया। अब मेटल ऑक्साइड में हमें मिल गया कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद, तो मेटल ऑक्साइड्स को हम रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन होगा इसका, और रिडक्शन हम कार्बन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जिंक ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट करवाया तो हमें जिंक मिल गया प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्म में मिल गई। तो यहाँ पर जो हमें मेटल्स मिल रहा है फ्रॉम देयर कंपाउंड्स, इट इज़ अ रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन एक और तरीके से हो सकती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनसे रिएक्ट करवा के, यहाँ पर एल्यूमिनियम और मैंगनीज़ ऑक्साइड लिया है, तो मैंगनीज़ ऑक्साइड से हमने एल्यूमिनियम रिएक्ट करवाया। एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और यहाँ पर हमें मैंगनीज़ मिल जाएगा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, दे आर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंड द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज़ सो लार्ज दैट द मेटल आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। तो मोल्टन स्टेट में मेटल्स हमें मिलते हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक फर्दर एग्जाम्पल है, थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन जो है ये हम यूज़ करते हैं रेलवे ट्रैक्स को या क्रैक मशीन पार्ट्स को जॉइन करने के लिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड लेते हैं और एल्यूमिनियम लेते हैं, रिएक्शन करवाते हैं हम दोनों का, तो हमें यहाँ पर आयरन मिलता है प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़। तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव
मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। दीज मेटल्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड यूजिंग कार्बन। तो ये जो हैं उनका हम रिडक्शन कार्बन से नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए हम इनका रिडक्शन कार्बन से नहीं कर सकते, हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं इनका। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर obtained by the electrolysis of their molten chlorides. The metals are deposited at the cathode, which is negatively charged electrode, and chlorine is liberated at the anode. तो इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस होता है इसका। इनका सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स लेते हैं जहाँ पर एनोड पे हमें मिलता है क्लोरीन और कैथोड पे हमें मिलता है सोडियम। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो रिडक्शन जो है, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है। जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं उनका कार्बन से हम करवा सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा सकते हैं। जो लीस्ट रिएक्टिव हैं वो ऐसे ही हमें मिल जाते हैं, हीटिंग से ही मिल जाते हैं। अब हमें रिफाइनिंग भी तो करनी है मेटल्स की। हमें रिडक्शन करके हमने मेटल ऑब्टेन कर लिया, अब उसकी फर्दर रिफाइनिंग कैसे होगी। द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस कंटेन इम्प्योरिटीज़ विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। तो अब हम उसकी रिफाइनिंग कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग? Many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, gold are refined electrolytically. In this process, impure metal is made the anode. तो एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड जो इलेक्ट्रोड है एनोड, उसको हम इम्प्योर मेटल का बनाते हैं। और थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज़ मेड कैथोड, और प्योर मेटल के इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बनाते हैं। और हम मेटल सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लिया है कॉपर का। तो कॉपर, इम्प्योर जो कॉपर है उसका हमने एनोड लिया, प्योर का हमने कैथोड लिया, और कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने। तो जब हम करंट पास करेंगे थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो इम्प्योर मेटल है उसमें कुछ प्योर मेटल भी तो होगा, वो प्योर मेटल जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा, और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज़ डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट से जो प्योर मेटल है वो कैथोड पे जाके स्टिक हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। द सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ गो इनटू द सॉल्यूशन whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode mud. तो इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर इस तरह से कॉर्नर में बॉटम में कलेक्ट हो जाएंगी और उसको हम बोलेंगे एनोड मड। कि ये जो एनोड से जो इम्प्योर मेटल है वहाँ से निकलेंगी इम्प्योरिटीज़, इलेक्ट्रोलाइट में जाएंगी और एनोड मड की तरह वो वहाँ पर सेटल हो जाएंगी। और यहाँ पर जो प्योर मेटल आ रहा है इलेक्ट्रोलाइट में, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल स्टिक हो जाएगा कैथोड पे। तो इस तरह से जो थिन स्ट्रिप ऑफ कैथोड थी जो प्योर मेटल की, वो मोटी हो जाएगी, वो थिक हो जाएगी, और इस तरह से हमें कैथोड पे प्योर मेटल मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। नेक्स्ट है कोरोजन। कोरोजन हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था। सिल्वर आर्टिकल्स जो हैं दे बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। ये हमने पढ़ा था कि कोरोजन जो रस्ट फॉर्मेशन होती है आयरन में, सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक हो जाते हैं। ये होते क्यों हैं? क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं सल्फ़र से। एयर में सल्फ़र भी प्रेजेंट होती है, वो सल्फ़र से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग बन जाती है जो ब्लैक, जिसकी वजह से आर्टिकल्स ब्लैक हो जाते हैं। सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक हो जाते हैं क्योंकि सिल्वर सल्फाइड फॉर्मेशन होती है, जो कोटिंग होती है वो सिल्वर सल्फाइड की होती है।
Copper reacts with moist carbon dioxide in the air and slowly loses its shiny brown surface and gains a green coat. तो जब कॉपर का कोरोजन होता है तो वो ग्रीन कोटिंग आती है उसमें. सिल्वर में ब्लैक आती है, कॉपर में ग्रीन आती है. और ये ग्रीन सब्सटेंस क्या है? कॉपर कार्बोनेट. क्योंकि कॉपर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन कर रहा है और जिसकी वजह से कॉपर कार्बोनेट बन रहा है और वो ग्रीन कलर का होता है. Iron, when exposed to moist air for a long time, acquires a coating of brown flaky substance called rust. तो आयरन आर्टिकल्स के ऊपर रस्ट आता है जो ब्राउन कलर का होता है. नाउ हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन? कोरोजन किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं? पेंटिंग से, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, ये सारे जो चीज़ें हैं ये करके हम कोरोजन से बच सकते हैं. गैल्वनाइजेशन क्या है? गैल्वनाइजेशन इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग by coating them with a thin layer of zinc. The galvanized article is protected against rusting even if the zinc coating is broken. तो जिंक की लेयर एक चढ़ा देते हैं स्टील और आयरन पे, इसको हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन. और ये जो कोटिंग है इसकी ये चढ़ाने की वजह से उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है. यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि गैल्वनाइज्ड आर्टिकल्स जो हैं उनको हम रस्टिंग से बचा सकते हैं इवन इफ़ द जिंक कोटिंग इज़ ब्रोकन. तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जिंक कोटिंग ब्रेक भी हो जाएगी तो कुछ पार्टिकल जिंक के रह ही जाएंगे, क्योंकि जिंक जो है आयरन से और स्टील से ज़्यादा रिएक्टिव है. एक और चीज़ है जिसकी वजह से हम कोरोजन से बच सकते हैं, वो है अलॉइंग. अलॉय बनाना. अलॉइंग is a very good method for improving the properties of a metal. When iron is mixed with nickel and chromium, we get stainless steel which is hard and does not rust. तो जब हम आयरन जो easily rust उसमें आ जाता है एयर की प्रेजेंस में, मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? अलॉय बना के. जब हम आयरन को मिक्स करेंगे निकल और क्रोमियम के साथ तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलेगी जो हार्ड भी है और उसमें रस्ट भी नहीं लगता है. अब अलॉय क्या है? अलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. It is prepared by first melting a primary metal, then dissolving the other metals in it in definite proportions. It is then cooled to room temperature. तो अलॉइंग जो है बेसिकली क्या है? मिक्सिंग है मेटल्स की मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स की मेटल्स के साथ, ताकि हमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ मिल सकें जो हमारे फ़ायदे के लिए हों. जैसे कि हमने यहाँ पर आयरन को मिक्स किया निकल के और कॉपर के साथ तो हम रस्ट से बच गए. तो ये किस तरह से होती है? पहले हम उनको हीट करते हैं. प्राइमरी मेटल जो मेन मेटल है उसको हम हीट करके और बाकी एलिमेंट्स के साथ डिज़ोल्व करते हैं जो हमें प्रोपोर्शन लेना है, डेफिनेट प्रोपोर्शन जो हमें लेना है. फिर उसको हम कूल कर देते हैं रूम टेम्परेचर पे. इफ़ वन ऑफ द मेटल्स इज़ मर्करी देन द अलॉय इज़ नोन एज अमालगम. तो ऐसा अलॉय जिसमें मर्करी हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, तो ऐसे अलॉय को हम अमालगम बोलते हैं. The electrical conductivity and melting point of an alloy is less than that of pure metals. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट जो अलॉय का है वो प्योर मेटल से कम होता है. यहाँ पर एग्जांपल दिया है जैसे कि ब्रास है. ब्रास क्या है? ये अलॉय है कॉपर एंड जिंक का. ब्रॉन्ज इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट कॉपर इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो कॉपर जो है ये कॉपर के अलॉय हैं ब्रास एंड ब्रॉन्ज, बट इनके अलॉय जो हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हैं. बट अगर हम कॉपर अकेले लें तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अलॉय जो हैं इनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है उनके प्योर मेटल से. सोल्डर एन अलॉय ऑफ lead and tin has low melting point and is used for welding electrical wires together. तो ऐसा अलॉय जो हम वेल्डिंग में यूज़ करते हैं वो क्या है? सोल्डर. सोल्डर क्या है? एक अलॉय है लेड और टिन का. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस
चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।